नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की 32वीं कड़ी में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज बिल्कुल ये समझिए कि ऐसी परिस्थिति देश में फैली हुई है कि चारों तरफ कोरोना का हाहाकार जिस तरह से मचा हुआ है, मैं क्या पूरा देश इसमें बहुत ही दुखी है। दुखी इस बात का नहीं है कि कोरोना महामारी ने इस तरह से हमला कर दिया दूसरी बार, बल्कि इस बार तो जो दुख है ना, वो दुख तो बहुत गहराई के साथ लोगों के मन में उतर गया है। सब कितने परिवार के एक एक नहीं, दो दो तीन तीन लोग एक एक दिन जा रहे हैं। इतनी नहीं है कि माँ बाप बच्चे एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, गैस नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोगों की भर्ती नहीं हो रही है। कोई दूसरे को शमशान घाट पे हालत ये है कि दो दो दिन एक एक दिन लाइन लगानी पड़ रही है। मतलब क्या मैं आपको क्या बताऊं। दिन रात आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं अखबारों में, एक ऐसी ऐसी कहानियाँ आ रही हैं कि जो कि कभी किसी ने नहीं सुनी थी। इसी में इतनी मानवीय लोग काम भी कर रहे हैं। लोगों ने दवाइयों का दाम बढ़ा दिया, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, गैस की, ऑक्सीजन गैस की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जो कोरोना की दवाई है उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, और सामानों की तो मार्केटिंग में जो दाम बढ़ता है वो तो हर बार बढ़ता है। लेकिन मुझे कभी कभी कल्पना किसी नहीं की थी कि इतने दुखद समय में लोग जान बचाने के लिए जो रास्ते हैं उसमें भी कालाबाजारी कर रहे हैं। लोगों के जो जीवन बचाने की चीज़ें हैं उसमें भी मोल भाव और दुगुना तिगुना चौगुना पाँच गुना महंगे पे बेच बेच के लोगों को दुख नौकल बढ़ा रहे हैं, बल्कि मानवता के साथ एक इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। मानवहीन तो मानवता के लगता ही नहीं है कि ये भारत के जो जिसके महान संस्कृत और सभ्यता जिस देश के रही है उस देश के वासी हैं। निहायत ही क्रूर, निहायत ही असभ्य और निहायत ही मानवता के विरोधी इनकी जितनी भर्त्सना की जाए, जो लोग इस मौके का लाभ उठा के अपना धन और बढ़ाने में लगे हुए हैं, जो लोगों को राहत नहीं दे रहे हैं बल्कि अपने भोग और विलासिता के लिए धन जुटाने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को जो भी दंड दिया जाए वो कम नहीं है। लेकिन समय आता है दंड देने का भी, अभी उनका समय है। लेकिन साथियों, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर दंड देने के लिए अपने मन में आप संकल्प लीजिए, और जब भी मौका मिले जो ऐसे जिम्मेदार लोग हैं उनको अपने ढंग से जरूर दंड दीजिएगा, क्योंकि ये मानवता विहीन लोग हैं। इनको इस धरती पर, कम से कम भारत जैसे सांस्कृतिक देश में, मानवीय देश में रहने का हक नहीं है। साथियों, ये तो लोगों का जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस बार जो दुख के साथ साथ एक बड़ा गुस्सा भी है। और मेरे अंदर गुस्सा नहीं है, सभी लोगों के अंदर गुस्सा है। और ये जो गुस्सा जो है, ये जो देश के लोग हैं उन पे तो, उनके प्रति जो तो हमारा ये गुस्सा और दुख, और वो तो बहुत एक कहानी है ही है। लेकिन जो व्यवस्था है ना, उस व्यवस्था के प्रति भी गुस्सा है। इतना गुस्सा है कि, लेकिन ये समय नहीं है कि मैं गुस्सा व्यक्त करूं, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि आप गुस्सा व्यक्त करेंगे, बताइए आप क्या कर सकते हैं, आपने क्यों नहीं कुछ करते। व्यवस्था तो मैं चला नहीं रहा हूँ, या मेरे जैसे लोग व्यवस्था तो चला नहीं रहे। व्यवस्था पर गुस्सा करने का ये लोकतंत्र में सबको हक है। जो लोग व्यवस्था चला रहे हैं उनको हमने चुन के भेजा है, वो हमारे प्रतिनिधि हैं। तो उनको जब हम चुन के भेजे हैं, हम प्रतिनिधि हैं, और उनको इतना अधिकार, उनको सारा साधन, उनके पास सब कुछ हमने दिया है, अपने टैक्स के पैसा से भोग कर रहे हैं। वो लोग सत्ता का भोग कर रहे हैं, ऐशो आराम में ज़िंदगी जीते हैं। और जब मेरे पर, चाहे देश पर ऐसी क्राइसिस आई है, तो उन लोगों ने जो व्यवस्था का माहौल उड़ाया है, क्या उसे गुस्सा करने का हक नहीं है? सभी लोगों को गुस्सा करने का हक। और ये अलग बात है कि किसके गुस्से, कितना गुस्सा कोई करता है, लेकिन गुस्सा करना हक बनता है हमारा।
और मैं गुस्से के भाव से नहीं, मैं आपको उन तथ्यों से बताऊंगा कि गुस्सा का करने का हम क्यों ऐसा बात कह रहे हैं कि हमें गुस्सा करना चाहिए। हम उस तथ्यों को आपके सामने रख दे रहे हैं। क्या व्यवस्था ऐसे चलती है? क्या व्यवस्था चलाने वाले इतने इनकॉम्पिटेंट हैं? क्या व्यवस्था चलाने वाले इतने संवेदनहीन हैं? क्या वो व्यवस्था चलाने वाले जानते ही नहीं है कि देश एक कठिन परिस्थितियों में कैसे लोगों को बाहर निकाला जाता है? अब मैं आपको दोनों बार इस पूरे एक साल भर में व्यवस्था, मैं यही कहता हूँ साफ साफ कि एक साल में व्यवस्था 2 बार पूरी तरह से फेल हुई है। और ये जो व्यवस्था को फेल करने वाले लोग हैं इनको भी दंड मिलना चाहिए। जब भी समय आए तो आप जरूर दंड दीजिएगा। ये मत भूलिएगा कि ये लोग उस समय क्या कह रहे हैं, बल्कि ये सोचिएगा कि साल भर जो 20-21 महीनों ने जो किया उसके लिए इनको दंड कितना कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। साथियों, और मैं आपको आज से 1 साल पहले ले चलता हूँ। 1 साल पहले पर कोरोना का पहला हमला हुआ। और कोरोना का जब पहला हमला हुआ तो उस समय आपने व्यवस्था को चलाने वाले लोगों ने क्या किया था? अचानक एक दिन लॉकडाउन की घोषित कर दिया और बिना ये समझे कि लाखों मजदूर गांव से आके शहरों में रह रहे हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके अपने पास अस्थायी रहने की जगह नहीं है। कहाँ से वो खाएंगे, कैसे रहेंगे? सब जगह जहाँ से वो नौकरी चाकरी करते थे वो सब बंद हो गए। फिर आपने उनको एकदम से कहा कि नहीं, आप अपने घरों में रहिए। रहने का ठिकाना नहीं था, कोई सड़क पर रहता था, कोई एक कमरे में 20 लोग रहते थे। ये सब एकदम से आपने बंद कर दिया बिना समझे बूझे। और हुआ उसका क्या कि जब उसको आपने बंद किया तो किसी तरह बड़ी मुश्किल से 8-10 दिन उन्होंने अपना काम चलाया और उसके बाद सड़कों पर निकल पड़े। यही मई का महीना है। इसी गर्मी में किस तरह से 10 करोड़ लोग किस तरह से शहरों से निकल के दूर 1,000 किलोमीटर 2,000 किलोमीटर पैदल चल के उनको आप वो चलने, कोई पैदल चल रहा है, कोई कैसे चल रहा है, वरना ये पूरी वो भूला नहीं है। साल भर की बात अभी किसी की स्मृतियों से गायब नहीं। उस समय उनको आपने भेजा नहीं, अंत में सब किया वही। जब ये लोग निकल आए तो फिर उनको गाड़ियों में ठूस के ट्रेनों में भरने का काम किया। जब उस समय तो सोचे नहीं कि जब लॉकडाउन घोषित किया और जब वो सड़क पर 10 करोड़ 12 करोड़ लोग सड़क पर आ गए और जब उनकी दुखें और परेशानियां बढ़ने लगी तो आपने उनको किस तरह से ठूस के ट्रेनों में बसों में भर के आखिर पहुँचा के नहीं पहुँचाया। माना था कि आपने कि हमने बहुत बड़ी भूल की, बहुत बड़ी गलती की, और उस गलती को आपने जब सुधारा तब तक हजारों लोग मर चुके थे। हजारों लोग अपना नौकरी चौकरी छोड़ के अपने जीवन संघर्ष करके किसी तरह से जब पहुँचे तब आपको चेतना आई और तब आपने उसको किया। कैसे लोग भूल जाएंगे? खैर, लोगों ने समझा कि अब ये विपत्ति फिर दोबारा नहीं आएगी और लोग धीरे धीरे भूलने लगे थे। फिर आप साल भर बाद आपको ऐसी फिर एक विपत्ति आई। क्या है, आप कोरोना खत्म हो गया था साल भर में, जब ये मार्च के महीने में, फरवरी और मार्च के महीना में ही तो महाराष्ट्र में, बम्बई में कोरोना तेजी से पकड़ने लगा। उस समय क्या आपको ये ध्यान नहीं था कि ये कोरोना ये अब देश में से गया नहीं है? क्या आपको मार्च महीने में, फरवरी महीने में क्या पता नहीं था कि इस देश में हमारे पास कितने बेड हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, कितने मरीजों को हम भर्ती कर सकते हैं, कितने लोगों को ऑक्सीजन दे सकते हैं, कितने लोगों को हम घर में क्वारंटाइन कर सकते हैं, कैसे किसके आदेश से हमें भर्ती होना है। ये पूरा क्या नेटवर्क आपको ये आपके पास सामने ये स्थिति थी नहीं? क्या आप ये नहीं समझ सकते थे कि हमें जब कोरोना की एक अस्थायी कोरोना भी है और तब उस समय फरवरी मार्च में हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे थे, तो क्या आप एक कोरोना विभाग और कोरोना मंत्रालय और कोरोना का पूरा नेटवर्क आप तैयार नहीं कर सकते थे? और इस बीमारी के लिए क्या क्या जरूरतें हैं, कितनी दवाई की जरूरत है, कितनी मास्क की जरूरत है, कितनी सैनिटाइजर की जरूरत है, कितने बेड की जरूरत है, कौन कहाँ मिलेगा और कितनी टेस्टिंग की जरूरत है, कौन कितने आसानी से टेस्टिंग करा लेगा, ये सब व्यवस्था आपको बनाने की जरूरत नहीं थी? कुछ नहीं किया। और क्या किया कि साल भर आपने इधर कोरोना का व्यवस्था चल रही थी और आप जो है कभी बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं, फिर 5 राज्यों में चुनाव कर रहे हैं, रैलियों में जा रहे हैं, रैलियों में अपना लाखों की भीड़ जुटा रहे हैं और आप अपने सत्ता के इंतजाम कर रहे हैं। लोगों के मरने और जीने, उनके तकलीफों का दुख नहीं आप उड़ रहा है, आप अपने सत्ता का इंतजाम करने में लिए कि दोबारा सत्ता में हम बने रहें, सत्ता का भोग हमारे हाथ से न निकल जाए।
तो ये किसी को गुस्सा नहीं आएगा क्या? अब मैं कहूँ कि हमें गुस्सा आ रहा है तो आप कहेंगे कि ये इस समय सरकार के आलोचना कर रहे हैं, इस समय सरकार के ये जब बुरे समय में सरकार के प्रति या व्यवस्था चलाने वाले लोगों के प्रति ये अपना कुछ करना धरना है नहीं और चले हैं बड़ा भारी सीख देने बताने के लिए। मैं सीख नहीं दे रहा हूँ, बताने नहीं दे रहा हूँ, मैं एक नागरिक के हैसियत से कह रहा हूँ कि क्या इतने आप अयोग्य हैं, इतने सक्षम हैं, इतने आपको ये सब आता ही नहीं है व्यवस्था चलाने के लिए? ये चीज़ों का आपके दूरदर्शिता नहीं है? आप व्यवस्था चलाने में लाखों लोग, करोड़ों लोग जो लगे हुए हैं, करोड़ों अरबों रुपए का हमारे टैक्स के पैसे का ऐश कर रहे हैं, क्या उनको इतना भी शऊर या तमीज नहीं है कि चीज़ों को समझ सकें कि किस तरह से आने वाली हम समस्याओं खड़े? हमें कोरोना की मौत से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। कोरोना आएगी, मौत मारेगी, और न मौत से डर है, इसका मौत होना है मौत। लेकिन ये क्या, कल टीवी पर एक डॉक्टर, बड़े हॉस्पिटल, दिल्ली के बहुत बड़े हॉस्पिटल का डॉक्टर, जो उस हॉस्पिटल का डायरेक्टर भी, मतलब सर्वे और रो के कह रहे थे कि मेरे सामने 22 लोग इसलिए मर गए कि मैं उनको ऑक्सीजन नहीं देता, अगर ऑक्सीजन रहता तो नहीं मरता। उन्होंने कहा कि मेरी लानत है मेरे डॉक्टरी प्रोफेशन पर कि मैं ऑक्सीजन के नाते 22 लोगों को बचा नहीं पाया। इसी तरह से बहुत सारे डॉक्टर किस तरह से, नर्सें बिलबिला रही हैं कि साहब उनको भी उनका दिल बैठ जा रहा है, उनका सीना फट जा रहा है कि हम इसलिए हम मर जा रहे हैं ताकि हम ऑक्सीजन दें। ऑक्सीजन की कमी भी नहीं, आप खुद कह रहे हैं कि देश में ऑक्सीजन कमी नहीं है। तो जब देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंचा? और अगर ये ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो कौन जिम्मेदार है? आपका कानून, आपकी व्यवस्था, आपके लोग, आप किसको, ये कौन लोग हैं और उनकी क्या सजा होनी चाहिए? और अगर उन लोगों ने इस तरह से किया तो क्या उनको अभी से कोरोना के बाद उनको छोड़ देना चाहिए या एक एक का हिसाब लेना चाहिए? मैं आप सभी देशवासियों से कह रहा हूं कि बार बार आपने पहली बार छोड़ दिया, कोई हिसाब नहीं लिया कि कौन जिम्मेदार है, कोई कमीशन नहीं बैठाया कि अचानक लॉकडाउन करके 10 करोड़ 12 करोड़ लोगों के लिए जिम्मेदार कौन है? इस बार भी आप इसी तरह होगा, कोई जांच कमीशन नहीं बैठेगा, कोई परवाह नहीं करेगा कि क्या हुआ, और ये लोग फिर कोई न कोई मुद्दे लेके फिर अपनी सत्ता के लिए भोग के ये मुद्दा आपके सामने सत्ता भोग लेके आएंगे और फिर उस सत्ता भोग के उनके उस फार्मूले पर दिन रात उसको बताएंगे मीडिया से, इससे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, और फिर आप इस तकलीफ, इस जघन्यता के, जघन मत कहूँगा, जघन अपराध को भूल के और फिर इनको सत्ता सुख देने में आप इनके पीछे पीछे फिर दौड़ने लगे। तो ये मेरा गुस्सा है, और मैं समझता हूँ कि जो मेरा गुस्सा है ये गुस्से के लिए नहीं कर रहा हूँ, व्यवस्था के प्रति, लोकतंत्र में गुस्सा व्यक्त करना मेरा अधिकार है, आप सबका अधिकार है, एक एक नागरिक का अधिकार है, और उस नागरिक के अधिकार का उपयोग करते हुए मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूँ। समझ लीजिए कि जो व्यवस्था के लोग जिम्मेदार हैं उनको दंड देने के लिए आप निश्चित रूप से जब भी समय आएगा भूलिएगा नहीं, जरूर दंड दीजिए। साथियों, अब इस माहौल में गांव के सरकार पे चर्चा करना कोई बहुत हमको जरूरी नहीं था, लेकिन मैं इसलिए वह कर रहा हूँ कि देखिए ये एक तरह से उदाहरण भी है। आपने देखा ना कि जिनको आप व्यवस्था, ये सारी जो स्थितियाँ हुई हैं, कहाँ हुई है? बम्बई, दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर, जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ के सारे साधन हैं, वहाँ की ये हालत है। गांव की क्या हालत है? मान लीजिए गांव में इस तरह की महामारी फैले तो कौन गांव में ऑक्सीजन देगा आपको? किसी गांव में आप बताइए, किसी एक भी ऑक्सीजन का सिलेंडर क्या गांव में रखा हुआ है? और या गांव के पीएससी पर जाइएगा तो क्या गांव के पीएससी पर ऑक्सीजन रखा हुआ है? क्या गांव के जिले के हॉस्पिटल में अगर 100 मरीज पहुंच जाए तो 100 मरीजों को जिले के हॉस्पिटल में सिलेंडर ऑक्सीजन रखा हुआ है? अब आप ये बताइए कि ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था से आप ये समझ लीजिए कि जब ये लोग इतने शहरों में, इतने बड़े बड़े महानगरों में व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो जब गांव के लोगों को कोई दुख और तकलीफ आएगी तो गांव के लोगों को कौन सी व्यवस्था ही दे पाएंगे? इसलिए मैं कहता हूँ साथियों कि गांव को आप जितना जल्दी हो सके उस गांव को अपनी व्यवस्था खुद चलाने का अधिकार जल्दी से जल्दी दिलाइए। वो जो अधिकार, मान लीजिए कि अगर उनके पास अधिकार हो तो आज ये महामारी फैल रही है, गांव की सरकार अगर रहती तो वो
इमरजेंसी के लिए चलिए वो 10 ऑक्सीजन के सिलेंडर एक गाँव में मंगा के रख लेते कि अगर किसी को तकलीफ होगी तो हम 10 सिलेंडर देके कम से कम उनकी जान तो बचा लेंगे। अपने गांव के लोग एक एम्बुलेंस रख लेंगे, गांव सरकार बनेगी तो कम से कम उनके एम्बुलेंस से अपने ऑक्सीजन लगा के उनके बड़े अस्पताल में तो भेज सकते हैं। और नहीं भेज सकते तो कम से कम छोटे मोटे उपाय दो, प्राथमिक चिकित्सा तो गाँव के लोग अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन आज तो नहीं कर सकते क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में तो नहीं कर सकते। तो इस व्यवस्था में गाँव को आप इतने लोग हैं, 1 अरब लोग अगर मान लीजिए वो ये महामारी गाँव तक पहुँचने लगी तो बेचारे तो वो तो बिल्कुल मक्खी की तरह से वो पट 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 मरते चले जाएंगे, कुछ नहीं उनका होगा। मामूली प्राथमिक व्यवस्था भी उनके पास नहीं है जो कर सके। इसीलिए मैं गांव की सरकार का मैं समझता हूं कि इस शहर की इस दुर्व्यवस्था को देख के आप समझ जाइए कि गांव की सरकार का बनना कितना जरूरी है, भविष्य के लिए कितना लाभप्रद होगा। अन्यथा गांव के लोग अगर इस तरह की मुसीबत में फंस जाएंगे तो उनको बचाने वाला कोई नहीं। तो साथी इसीलिए मैं इस बात को मैंने कहा कि नहीं, गांव की सरकार की जो ये हमने कड़ी शुरू की है उसे हमें रोकना नहीं है, हमें लोगों को जल्दी जल्दी बताना है इस तकलीफ और वेदना के साथ भी कि हम लोग जो वेदना झेल रहे हैं उसके साथ भी लोगों को बताना है ताकि जल्दी से जल्दी लोग इससे जागरूक हों और गांव सरकार बनाने में आगे अपने कदम बढ़ाएं। साथियों, आज जो है आप गांव सरकार की जो 32वीं कड़ी में हर बार में जो अनुसूची 11वें में जो 29 विभाग दिए गए हैं उनमें से एक एक विभाग पर हम चर्चा करते हैं। इस बार हम जो विभाग की चर्चा कर रहे हैं वो समझिए अनुसूची 11 की 9वां विषय है। तो ये 9वां विषय क्या है कि 9वां विषय में कुटीर उद्योग और खादी और ग्राम उद्योग है। ये 9वां विषय, ये जो भी गांव को दिया गया। अब ये खादी पहले हम कुटीर उद्योग की बात करते हैं। कुटीर उद्योग, खादी और ग्राम उद्योग। अब आप कुटीर उद्योग क्या है ये आप समझने की जानिए। कुटीर उद्योग का ये मतलब है कि जो घर में जो आप छोटे छोटे उत्पादन का काम करते हैं घर में, मतलब कोई फैक्ट्री नहीं लगाते, कोई बाहर नहीं जाते, बल्कि घर के जो सदस्य हैं 2, 4, 5 या 6, पहले तो ज्वाइंट फैमिली थी, बहुत सदस्य होते थे, सब मिलकर कार्य करते थे। मान लिया अब ज्वाइंट फैमिली नहीं है, फिर भी 3, 4 सदस्य, 5 सदस्य जो घर में हैं, ये लोग अगर कोई उत्पादन का काम करते हैं तो इसको आप कहिए कि कुटीर उद्योग है। यही समझ लीजिए मोटे मोटे कुटीर उद्योग है। इसमें कोई पूंजी नहीं लगती है, बहुत मामूली पूंजी लगती है और अपना श्रम लगता है, उसी श्रम से ये उत्पादन का काम होता है। इसको आप कुटीर उद्योग, जैसे उदाहरण के लिए कि जैसे मान लीजिए बुनाई का काम है, स्वेटर की बुनाई का काम है। बहुत से लोग घर में स्वेटर बुनाई करते हैं और ये और मान लीजिए स्वेटर को उन्होंने सोचा कि हम स्वेटर की बुनाई करेंगे तो इसको बेचेंगे भी, तो ये एक छोटा सा एक कुटीर उद्योग समझ लीजिए। स्वेटर के हाथ से बुनाई हुई, एक कुटीर उद्योग हो गया। अब हाथ से आप मान लीजिए कि किसी ने ये कोई आम का वो बनाते हैं, बहुत से अचार, ये छोटा सा कुटीर उद्योग घर पे बना रहे हैं, वैसे ये भी एक कुटीर उद्योग में ही आएगा। अब आम का जो एक हम लोगों के तरफ बहुत से चीज़ें, सूखे आम, आंवला, ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो घर में लोग बनाते हैं, ये सब कुटीर उद्योग आ गया। जैसे कुछ लोग मोमबत्ती अब अपने परिवार में बनाते हैं, मोमबत्ती, ये कुटीर उद्योग आ गया। तो बहुत से छोटे छोटे, एक नहीं 50 चीज़ें ऐसी हैं जो कि घर में लोग बनाते हैं। उनकी कितनी गिनती करें, आप समझ सकते हैं कि वो किसी की मदद नहीं लेते हैं, अपने परिवार के लोग थे और छोटा सा मान लीजिए उन्होंने 2, 4, 5 हज़ार की पूंजी लगाई अपने जो बचत से और उसे पैदा कर लिया। उससे उनको 1000, 500, 200, 300, 3000, 4000 महीने में उनको मिल जाता है और उससे घर चलने लगता है। उससे कोई बड़ा कोई उद्योग नहीं है, लेकिन वो महीने का जो छुट-फुट खर्चा है वो निकल आता है। ये आपको बताऊं कि हमारा देश जो है ना, भारत में कुटीर उद्योग के लिए बहुत ही मशहूर, दुनिया में मशहूर देश था, दुनिया में। लेकिन अंग्रेजों ने आके हमारे कुटीर उद्योग को नष्ट कर दिया। और हम लोग का तो हमेशा कहते ही रहते हैं कि भारत का हर गांव, हर घर उत्पादन करता और हर गांव उत्पादन केंद्र। ये हमारे भारत परिषद का, नैतिक पार्टी का, दोनों का ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण नारा है। और
हम आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए नारा क्या है, हम लोग का योजना एक प्रोग्राम है कि हर घर एक उत्पादन करता हो और हर गांव उत्पादन केंद्र, मतलब हर गांव में उत्पादन केंद्र है और हर घर घर से कुछ न कुछ उत्पादन कर्ता के रूप में वो काम करे। तो यही है कुटीर उद्योग, जब घर से कुछ न कुछ मान लीजिए उत्पादन करते हैं और सब वो उत्पादन नमकीन, मान लीजिए नमकीन ही बना रहे हैं और नमकीन को घर में अगर नमकीन छानना, पैकिंग करना, दुकान पर भेज देना, कितनी नमकीन के समोसा। अब तो मैं ये शहरों में क्या हो गया कि घरों घरों से लोग समोसा बनवाते हैं, नमकीन बनवाते हैं, मठरी बनवाते हैं और वो लोग सारा एक इकट्ठा करके बड़ी दुकान पर, और वो बड़ी बड़ी दुकानें खोल दी हैं और वो दुकानें उनकी खूब चल रही हैं और वो लिखते हैं, उसका नाम दिए हैं कि घरेलू उद्योग। दुकान का भी नाम रखा है घरेलू उद्योग दुकान। अब वहाँ घरेलू उद्योग के नाम पर समझते हैं लोग ताज़ा चीज़ मिल रही है और वो घरेलू उद्योग के नाम से उसको खूब गाँव शहरों में जाते हैं और लोग खरीदते हैं और 2 दिन, 1 दिन 2 दिन के ताज़ा वो मिल भी जाता है, कोई पुराना होता नहीं है। बाकी तो फैक्ट्रियों में से बनता है, वो तो ये महीनों पता नहीं कितना पुराना हो। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं तो वो हमारे को इसी को कहते हैं कि ये गाँव घर घर में जो बनता है यही हमारा जो है ये महत्व, समझ लीजिए कि कितना बड़ा महत्व इसको दिया गया, जिसको कि अंग्रेज सरकार ने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि वो तो सब चीज़ इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन कर चुके थे। तो ये कुटीर उद्योगों को उन्होंने कहा कि जब तक कुटीर उद्योग ही नहीं खत्म होंगे तब तक हमारा उद्योग वाला माल यहाँ हिंदुस्तान में बिकेगा नहीं। अब हमारे कुटीर उद्योग खत्म कर दिया, उससे बेरोजगारी बढ़ी, उससे भयंकर गरीबी भारत में आ गई और उनके पास कुछ था नहीं। और जमींदार उसके बाद आकर जमींदारों ने और अंग्रेजों ने मिलकर भारत को एकदम दरिद्रता के स्तर पर पहुंचा दिया था। अब ये भारत देश आज़ाद हुआ, अब कुटीर उद्योग के प्रति फिर ध्यान दिया जाने लगा। अब धीरे धीरे कुटीर उद्योग, अब धीरे धीरे कुटीर उद्योग में कुछ छोटे छोटे मशीनें भी आ गई, कुछ आधुनिकता भी आ गई। तो अब ये कुटीर उद्योग को आधुनिक रूप से उसको विकसित करना है ताकि हमारा श्रम कम लगे और उत्पादन ज़्यादा हो और लाभ भी ज़्यादा मिले। तो पहले जहाँ पहले तो बहुत मामूली कुटीर उद्योग से होता था, लेकिन फिर भी होता था। अब हम चाहें तो अपने कुटीर उद्योग से 5,000 से 10,000 रुपया महीना बड़े ठाठ से कमा सकते हैं और खुशहाल घर में इतनी आय हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा है खादी और ग्राम उद्योग। देखिए खादी क्या है, खादी जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि खादी का मतलब कि अपने ही हाथ उसको तैयार करना और कपड़ा बुनना। मतलब कपड़ा पहले तो आप रुई से धागा तैयार करना, मतलब धागा तैयार करना और धागे को फिर बुनना, कपड़े का धागा बनाना और उसको बुनना, यही दोनों अगर है तो ये समझ लीजिए कि ये है हमारा खादी। अब खादी में जैसे खादी में भी आते हैं, जैसे मान लीजिए कॉटन है, कॉटन हमारे यहाँ जहाँ जिन राज्यों में, बहुत से राज्यों में कॉटन पैदा होता है, बहुत से राज्यों में रेशम पैदा होता है, बहुत से राज्यों में ऊन पैदा होता है। तो अब देखिए कॉटन है, रेशम है, ऊन है, इनसे धागा बनाना और इन्हीं के धागे से कपड़ा बनाना, और भारत में मांग भी है। ये ऊन की तो बहुत ही मांग है। जाड़ा हमारे हर मौसम, हमारे देश का तो मौसम बदलता रहता है और इसलिए भारत में रेशम की भी उतनी मांग है, सूती कपड़े की भी उतनी ही मांग है और ऊनी कपड़े की भी उतनी ही मांग है। ये हमारा सौभाग्य है क्योंकि मौसम बदलने से हर प्रकार के कपड़े चाहिए। तो ये खादी वस्त्रों का हमारे यहाँ बहुत मांग है। खादी का मतलब ये मत समझिए कि जब मोटे मोटे कपड़े और महीन कपड़े, नहीं। अब तो खादी में हमारे पॉलिस्टर खादी भी आ चुका है, एक सुंदर कपड़े अब खादी में बनने लगे हैं, पॉलिस्टर खादी एक चल चुका है। तो अब खादी वो कोई मामूली चीज़ नहीं रह गई, अब खादी से बहुत बड़ा उत्पादन शुरू हो चुका है और उस खादी से हमारे जो पूरे कपड़े की जो ज़रूरत है वो पूरी हो सकती है। ये विदेशी लोग ब्रांडेड बना के बेचते हैं, फैक्ट्री में चलिए वो बड़े संपन्न लोगों के लिए है, बड़े महंगे बनाते हैं, लेकिन भारत के पूरे हिंदुस्तान के 1 अरब लोग के लिए तो खादी समझ लीजिए कि उनके लिए तो खादी इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो अपने उससे अच्छे कपड़े पहन के और अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हैं और देश के तमाम लोगों को इस व्यवसाय में लगा सकते हैं। तो ये खादी है। अब ग्राम उद्योग क्या है, ये समझ लीजिए कि ग्राम उद्योग मतलब ग्राम से जो उद्योग होता है,
ग्राम में, उसको कहते हैं ग्राम उद्योग। ग्राम में कितनी उद्योग हैं छोटे छोटे, ग्राम में जो भी उद्योग स्थित हो। अब मैं आपको बताऊं ग्राम उद्योग को इस देश ने महत्ता दिया 1900 देश आज़ाद हुआ उसके बाद ही से महत्ता देना शुरू किया, क्योंकि देश में ग्राम उद्योग इतनी बड़ी आबादी में बिना खादी ग्राम उद्योग कुटीर उद्योग के बिना इस देश को आप इतने बड़े देश को आप आगे ये लोगों को सबको खुशहाल और उनके नहीं बना सकते हैं। कैसे उन्होंने किया, एक पहले देखिए एक स्वतंत्र इकाई बनाया 1956 में कानून के द्वारा, एक उन्होंने खादी ग्राम उद्योग बोर्ड बनाया, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड 1956 अधिनियम बनाया, और उसके साथ कहा कि नहीं ग्राम उद्योग के लिए जिसमें खादी भी जोड़ा, और ग्राम उद्योग के लिए उन्होंने कहा कि खादी ग्राम उद्योग बोर्ड बनाएंगे जो कि सरकार से अलग स्वतंत्र इकाई रहेगी, और गांव में उद्योग और खादी के विकास के लिए वो काम करेगी। आज खादी ग्राम उद्योग इसका हेड ऑफिस बॉम्बे में है, हर राज्यों में इसकी इकाई है, देश के कोने कोने में फैला हुआ है। और ये करता क्या है कि आपके गांव में खादी या ग्राम उद्योग के लिए मटेरियल उत्पादन के लिए क्या क्या जरूरत चीज़ें हैं वो पहचाना, लोगों को कैसे प्रशिक्षण देना है, लोगों को लोन देना है, लोगों के बिक्री का इंतजाम करना है, लोगों को टेक्निक सिखाना है कि नए नए टेक्निक से करो, और ताकि उनके लोगों को अधिक से जो उससे मतलब है उस उद्योगों के लिए, तब से ये 56 से चला रहा है। राज्य सरकारों ने भी उसमें अपना अलग विभाग बना रखा है कि इससे खादी ग्राम उद्योग विभाग बना रखा है, और जो कि बोर्ड को मदद करता रहता है, और इस तरह से पूरे देश भर में है। अब आपको मैं बताऊं कि ये खादी ग्राम उद्योग के लिए तमाम प्रशिक्षण देने के लिए इतने सेंटर्स हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, और ट्रेनिंग देने के बाद वो कहते हैं कि आप इस तरह के उद्योग चलाइए, हम आपकी मदद करेंगे। अब मैं एक पूरी आपको सूची बनाऊंगा कि किन किन चीज़ों में प्रशिक्षण दिया जाता है, और इसी से आप समझ जाएंगे कि खादी ग्राम उद्योग का जो काम है वो किस तरह से गांव के लोगों को अगर वो जानकारी हो तो किस तरह से अपने के लिए रोजगार पैदा कर सकते हैं, और किस तरह से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। उस चीज़ से ही आप समझ जाएंगे, और मैं उसको इसलिए रखना चाहता हूँ कि किन किन चीज़ों में प्रशिक्षण दिया, इसी से आप वो विषय भी समझ जाएंगे। और वो विषय इतना, ये देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्योंकि एक लंबी सूची है, और इससे आप समझ जाएंगे कि खादी, पहले तो ये जान लीजिए कि इतने ट्रेनिंग सेंटर हैं, और कहाँ कहाँ ट्रेनिंग सेंटर हैं जो खादी ग्राम उद्योग प्रशिक्षण केंद्र के। नासिक में है, बेंगलोर में है, नैनीताल में है, भुवनेश्वर में है, नई दिल्ली में है, पटना में है, वाराणसी में है, बीरभूम में है, मिजोरम में है, श्रीनगर में है, धरवार में है, बलिया जैसे जगह पे है, देहरादून में है, कलकत्ता में है, पुणे में है, और भी बहुत सारी जगह है। मैं कुछ के नाम महत्वपूर्ण है। और यहाँ ट्रेनिंग किन किन चीज़ों को चीज जाती है, अब ये समझिए। पहले खादी की टेक्नोलॉजी क्या, खादी की टेक्नोलॉजी क्या है, फिर पॉलिस्टर कैसे बनता है और कैसे उसकी पॉलिस्टर का यूज़ किस तरह से होता है, फिर टेलरिंग है, फिर एम्ब्रॉयडरी है, फिर उसके बाद फाइबर के कारीगर का कोर्स है, पाम पाउडर कैसे बनाया जाता है, ब्रश कैसे बनाया जाता है, नलों की कारीगरी है, पेपर कन्वर्जन का काम है, मसाले का काम है, बेकरी का कोर्स है, ये सुपरवाइजरी टेक्नीशियन सुपरवाइजरी करने का है, कैसे टेक्नीशियन को सुपरवाइज करेंगे, टॉयलेट और कपड़े धोने का साबुन है, शैम्पू बनाने का ट्रेनिंग दिया जाता है, फैशन डिजाइन के बनाया जाता है, ये लिक्विड डिटर्जेंट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, चाक बनाने की दी जाती है, मिट्टी के बर्तन बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, बढ़ईगिरी की ट्रेनिंग दी जाती है, लकड़ी डिजाइनिंग की ट्रेनिंग है, वेल्डिंग की है, प्लम्बिंग की है, फाइबर ब्रश बनाने की दी जाती है, पत्ते के कप और प्लेट बनाने और थाली बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, स्क्रीन प्रिंटिंग है, जैविक खाद है, कुर्सी बुनाई का ट्रेनिंग दी जाती है, फल सब्जियों की प्रक्रिया कैसे उनको प्रोसेस कैसे करेंगे उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, लेदर के सामान कैसे बनाए जाएंगे उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, कंप्यूटर हार्डवेयर की और मेंटेनेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, इलेक्ट्रिक उपकरण बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, फ्रिज और एसी के सर्विसिंग की ट्रेनिंग है, छाता बनाने का है, गुलदस्ता बनाने का है, ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए है, पैकिंग कैसे करना दिया जाता है उसकी ट्रेनिंग है, मोटर बाइंडिंग का है, घरेलू बिजली फिटिंग है,
स्टेबलाइजर की असेंबलिंग है और सर्विसिंग है, डायमंड कटिंग है, और मोटर के लिए बनाने के लिए मैकेनिक की ट्रेनिंग है, घड़ी मैकेनिक की ट्रेनिंग है, मोटरसाइकिल की ट्रेनिंग है। ये तमाम तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। सही है। करीब करीब 50 ऐसी है इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दी जा रही है। कितने लोगों को पता है कि ये KVYC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड आयोग कमीशन, KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन आयोग है, ये इनको ट्रेनिंग दे रही है। और अब ये ट्रेनिंग कोई ऐसे नहीं है, ट्रेनिंग के लिए आपको पैसा भी मिलता है, आपको एडमिशन के तरीके हैं, ऑनलाइन आप अप्लाई करिए, आप उसे ट्रेन लीजिए, और ट्रेनिंग के बाद भी यही बताया जाता है कि आप जाएंगे तो कैसे आपका लोन कहाँ से मिलेगा, कैसे अपना इंडस्ट्री दे देंगे। देखिए, कोई भी उद्योग करने के चलाने के लिए आप जानते हैं क्या, ऐसा नहीं है कि आपको मन में आया कि मैं भी एक उद्योग शुरू कर दूँ और आप गांव में बैठे एक दिन आया हमें उद्योग चलाओ शुरू, ऐसे नहीं उद्योग चलते हैं। चाहे कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो, मध्यम उद्योग, कुछ भी काम करना, उसके लिए पहले आपको उसकी जानकारी होना चाहिए, मतलब प्रशिक्षण होना चाहिए कि उद्योग है क्या। उद्योग के प्रशिक्षण में सारी चीज़ें आपको बता दी जाती, फिर आपको उद्योग का प्रशिक्षण जान के जानकारी हो गई, फिर आपको ये जानना है कि इसमें क्या पूंजी लगेगी, फिर उसके लिए कहेगा इसका कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, फिर कच्चा माल भी मिल गया, फिर उसके लिए मशीनें जो ज़रूरत, छोटी मोटी मशीनें कहाँ मिलेगी, फिर कितना श्रम लगेगा, कितने आप मजदूर चाहिए, आप अकेले कर लेंगे कि उसमें कितने मजदूर चाहिए, और फिर उसकी मार्केटिंग चाहिए। इतनी चीज़ें हैं, कितने लोग गांव में जानते हैं। बस एक दिन जोश आ गया कि हमें अब चलो अगरबत्ती बनाना है, बस बैठ गए अगरबत्ती लेने, तो चालों से इधर उधर सीखे अगरबत्ती का, उसकी ABCD कोई जानकारी है नहीं और चले गए। इसीलिए गांव के लोग कोई भी धंधा शुरू करते हैं तो वो फेल होते ही होते हैं। ये बार बार मैं पीछे भी कह चुका हूँ, गांव के लोग कोई काम शुरू करेंगे वो फेल होंगे तो छोड़ देते हैं, और छोड़ देने के बाद फिर बम्बई या दिल्ली भागते हैं 10-5 हज़ार की नौकरी के लिए। यही आज तक 70 सालों में चल रहा है। इससे ये कभी फेल नहीं होंगे आप अगर इन चीज़ों को जानेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको कभी नहीं फेल होगे। ये कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है कि जिसको सीखने के लिए आपको बहुत सीखना है। अब आप ही बताइए कि जैसे मान लीजिए हम लेदर का पर्स, लेदर है, चमड़ा गांव में उपलब्ध है, अब आपको पर्स बनाना है, अब पर्स बनाना है, बैग बनाना, पर्स बनाना, कौन सी बड़ी बात। लेकिन अभी आपके यहाँ नए नए ढंग के कौन से पर्स हैं, कहाँ बनते हैं, कितना का प्राइसिंग है, किस तरह से कौन से पर्सों का ज़्यादा डिमांड है, और पर्स किसके पास नहीं रहता है। पर्स की मतलब कोई आदमी ऐसा है जिसको पर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन आप गांव में पर्स बनाने में कितना समय लगेगा आपको। केवल पर्स भी गांव में बनाए तो एक पर्स, और कीमत कितनी पर्सों की होती है। वो थोड़ा ब्रांडेड कंपनी वाले पर्स तो 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार के पर्स बेचते हैं। मैं तो कभी गया खरीदे तो मुझे तो बेल्ट है, मैं तो बेल्ट देखने के गया तो एक 1000 रुपये से कम को किसी कंपनी ब्रांड माल में जाइए तो 1000 रुपये से कोई बेल्ट, मुझे विश्वास नहीं होता था। हम लोग अपने ज़माने में 10 रुपया 5 रुपये का बेल्ट खरीदते थे, मुझे तो खुद हैरत हुआ, अरे 1000 रुपये का बेल्ट क्या है, बेल्ट में सीधा बेल्ट है, उसके बखल लगा हुआ। आप बताए 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2-2 हज़ार रुपये का बेल्ट है। तो ये आप समझिए बेल्ट है, पर्स है। ये गांव के लोग तो ये अपने घर में दिन भर में 25 तो बेल्ट बना सकते हैं, और वो 1000 रुपये में बेचना तो अपना 200, 150 में अपना वो बेल्ट भर के कितना कमा सकते हैं, उसमें कितनी लागत लग सकती है, कितना पर्स लगा सकते हैं। लेकिन अब उसकी पूरी ट्रेनिंग जो है, कौन सा चमड़ा, कैसे उसकी पॉलिशिंग, चमड़े की क्वालिटी नरम होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, उसमें ये सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, उसकी मार्केटिंग की जानकारी होनी चाहिए। तो ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सारी चीज़ों को जो प्रशिक्षण दे रहा है, इस प्रशिक्षण को अगर कर लेंगे, जान लेंगे। ये 1920 में अपने ये खादी को अपना बहुत देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा स्वदेशी आंदोलन इसी पर खड़ा किया था, और इससे कितनी बड़ी आत्मनिर्भरता है कि अगर ग्रामीण उद्योग और खादी उद्योग और कुटीर उद्योग को हम उस पर अपने घर घर गाँव घर घर में शुरू कर दें, कितने बड़े आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और जब हमारा पैसा आएगा तो हम स्वस्थ भी होंगे, शिक्षित भी होंगे, और फिर एक अच्छा मकान होगा, हमारे पास अच्छी सुविधाएं होंगी, हमारे पास जो गाड़ी घोड़ा जो सपना देखते हैं वो सब पूरा होगा। लेकिन धीरे धीरे सब पूरा होगा, और फिर हमें नौकरी के लिए नहीं भागना पड़ेगा। अगर हमारा मान लिया हम बेल्ट बनाते हैं, हमारा बेल्ट 100 बेल्ट मिलता है, मेरा लड़का तैयार हो गया, वो दोनों मिलकर बनाएंगे 200 बेल्ट बनाएंगे,
एक और होएगा तो 400 बेड बनाएंगे। वैसे वैसे हमारी लड़की बच्चियां हैं, वो स्वेटर बुन के सिलाई करके कितना कमा सकती हैं, वो अपनी शादी का पूरा इंतजाम कर सकती हैं 10-5 साल में। लेकिन हम उसकी चीज़ों को उनको सिर्फ प्रशिक्षित किए हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो साथियों मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें आपने जान लिया कि कुटीर उद्योग क्या है, खादी क्या है, ग्राम उद्योग क्या है, अब ये गांव क्या, गांव सरकार कब आ जाएगी। अब गांव सरकार आपको क्या मदद करती है, क्या कुटीर उद्योग लगाने में गांव सरकार आपकी मदद करती है, अब या कौन सा खादी में आपकी मदद करती है, और कौन सा गांव आपको इंडस्ट्री लगाने में मदद करती है, गांव पंचायत। कोई गांव पंचायत आपके कुटीर उद्योग में आज तक मदद किया हो, आपको 2000 रुपया दिया हो, भैया ले जाओ ये तुम अमाउंट तैयार, आम से अमाउंट तैयार कर लो और पैकिंग करना है, बेची। बिना पैकिंग तो अब शायद कोई माल जाएगा नहीं। मान लीजिए एक परिवार ने आम का बगीचा है, उन्होंने आम पका, उन्होंने आम का रस निकाला, उसको सुखाया, अब आम का अमाउंट बन गई। अब अमाउंट की पैकिंग करना है, अब वो पैकिंग के लिए उनको 2000, 3000, 4000 की जरूरत है। कहाँ से लाएंगे 50,000 रुपये, गरीब परिवार है तो। अब वो 4000 रुपया क्या गांव पंचायत नहीं दे सकती। गांव पंचायत अगर कुटीर उद्योग का विभाग उसके साथ में है तो वो 4000 रुपया कहती है कि भैया ये ले जाओ, तुम एक पैकिंग का मशीन सस्ता वाला ले आओ और ये लो, तुम तो बाकी तो काम तुम अपने हाथ से करो, पैकिंग जरूरी है। तो ये पैकिंग की मशीन उसके 8-10 हज़ार में, 5,000 में, 10,000 में कुछ से कहती भाई तुम कुछ तुम जुटा लो, कुछ गाँव पंचायत दे देगी, और उसको पैकिंग की मशीन ला के, अब सिर्फ एक पैकिंग के मशीन आ जाने से पूरा कायाकल्प बन जाता है, कायाकल्प हो जाता। वो अमाउंट, आम का अमाउंट बना के, और वो हाथों हाथ, आजकल तो आप कोई चीज़ देखिए, खाने की चीज़, जैसे मैंने पिछले बार बताया, माल में इंतजार करते रहते हैं कि अच्छे ढंग से पैकिंग करके लाइए, कोई सामान लाइए, वहाँ माल में हाथों हाथ बिक जा रहा है, वो पैक करके जाकर बच जाते हैं। तो ये गांव पंचायत करेगी। उसी तरह से मान लीजिए कि ये सिलाई का काम करना है, सिलाई के मान लीजिए लड़कियां, बच्चियां काम कर रही हैं, अब वो सिलाई के काम उन्हें अच्छी सिलाई तो कर रही हैं, लेकिन उन सिलाइयों को उनके भी एक अच्छे ब्रांडिंग करने की ज़रूरत है, अच्छी पैकिंग की ज़रूरत है। गांव पंचायत उसको उनको डिब्बे मंगवा के, उसको प्रिंट करवा के, वहाँ भी पैसा खर्च होगा ना। सिलाई मेहनत से कर दिया, प्रिंटिंग करके डिब्बा पैक करके, फ्रॉक है, स्वेटर है, फलाना डिब्बा का लिख देते हैंडमेड, इस गांव पंचायत ने इसे तैयार किया, वो जाकर देखिए उसे बिक जाते। तो ये गांव पंचायत का तो कोई अधिकार है नहीं ना, कोई अधिकार, कोई जानकारी गांव पंचायत के पास है नहीं। मान लीजिए यही जो मैंने बताया कि इतने ट्रेनिंग है, अगर गांव पंचायत चाहती तो हर बच्चे को, जिसको जरूरत समझती है कि भाई इतने हमारे पास ट्रेनिंग हो रही है, देखो 40-50 हमारे पास ये है ट्रेनिंग करने के लिए, जो बच्चा बताओ जो नहीं पढ़ लिख के आगे बढ़ा, मान लीजिए डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं बना, अफसर नहीं बना, या बड़े और सरकारी नौकरी में नहीं गया, वो गांव में रह गया, इंटर हाई स्कूल पास है, गांव में खेती कर, अब उसको कहा हम ट्रेनिंग ले लो, हम भेजते हैं। अब गांव पंचायत उसको ट्रेनिंग के लिए पैसा देती, जाओ ट्रेनिंग करके चले आओ। तो क्या इसको गांव पंचायत इसको व्यवस्था नहीं कर सकती? लेकिन आज तो उसके पास कुछ है नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि गांव सरकार रहती तो इस जो कुटीर उद्योग, खादी और ग्राम उद्योग की जो समिति है, वो इन सारी चीज़ों की जानकारी रखती, इन लोगों की मदद करती, इन लोगों को ज्ञान बताती, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, कहाँ लोन लेना है, कैसे खादी बोर्ड में जाना है, खादी ग्राम बोर्ड में कौन कौन सी नई नई स्कीमें चल रही हैं, कितनी सब्सिडी मिल रही है, कितनी छूट मिल रही है, और वो लोगों को हर गांव में कम से कम हर साल मान लीजिए 2-2, 4-4 लड़कों को, नौजवानों को ही इस कुटीर उद्योग, खादी उद्योग या इसमें लगाते, इसमें ग्राम उद्योग में लगाते, तो 2-2, 4-4 लड़के धीरे धीरे पूरा गांव को ये उद्योग फैल जाता कि नहीं फैलता। अगर ये 65 से जब तक खादी ग्राम बोर्ड आयोग बना है, तब से अगर 2-2, 1-1 लड़के को एक गांव में आप इस काम में लगाए होते, तो आज गांव में कोई बेकार रहता। ये 56 से चल रहा है, 65 नहीं, 56 से चल रहा है। 56 से आज तक कितने साल हो गए? अरे एक साल में एक भी को भी आप एक गांव में तैयार किए होते हैं तो आज आप कितना हो गया, 60-70 लोग, एक मैं कहता हूँ एक कोई तैयार हुआ होता है गांव में, एक साल में एक, तो कितने नौजवान परिवार इस कार में, ये उद्योग, ग्रामीण उद्योग में लग चुका होता है। पूरा का पूरा गांव सफाया है, कोई उद्योग नहीं चल रहा है, कोई खाली बस एक ही उद्योग चल रहा है कि किसी बस की
ये सड़क पर चाय की दुकान खोल लो, नमकीन की दुकान खोल दो, पकौड़ी की दुकान खोल दो, और ये ऊपर थोड़ा सा टेंट हाउस खोल दो, कुर्सी मेज खोल दो, अंडे की दुकान, बस एक दुकानदारी और दलाली, यही गांव में इस समय चल रहा है। छोटी वो भी दुकानदारी क्या, छोटी मोटी दुकानदारी, और उसमें भी नकली माल बेचना, क्योंकि गांव में सस्ता माल जाते हैं लोग, तो जाते हैं लोग, गांव के लोग नकली माल जो दो दर्जे के माल जो शहर के में नहीं बिकते हैं, वो सब व्यापारी क्या करते हैं, जो गाँव लोग बेचते हैं, वो नकली माल, पान मसाला ले जाओ, नकली पान मसाला, नकली चीज़ें भेज के, साबुन, वो सब नकली चीज़ें जो दो दर्जे की होती हैं, ऊपर लगा हुआ है लक्स और नीचे नकली लक्स, यही सामान ला के बेचते हैं। यही दुकानदारी के अलावा कुछ नहीं। तो इसलिए साथियों, मैंने ये आज थोड़ा सा दुख भी है के साथ, मैंने दुख भी है, वेदना भी है, गुस्सा भी है, लेकिन दुख और वेदना गुस्सा तो करने से कुछ होगा नहीं, जीवन चलता ही रहेगा, जीवन को चलाना है। जो लोग मैं सारे उन ऐसे परिवार से, ऐसे सारे लोगों से जिन्होंने अपनों को खो दिया है, बहुत पीड़ा के साथ, एक को नहीं खोया, दो 3 खोया है, उनके लिए मैं क्या कहूँ, हृदय कि मैं खोखले शब्दों से ही मैं उनको अपनी संवेदना व्यक्त कर सकता हूँ। लेकिन धैर्य रखें, क्योंकि जीवन चलना है, और जीवन को चलाने के लिए उद्यम करना ही है, और जब उद्यम करना है तो कुछ न कुछ भूलना ही पड़ेगा। मैं ऐसे तमाम परिवारों के प्रति अपनी श्रद्धा, जो आत्माएं हैं जिन हमारे साथ छोड़ के चले गए, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और तमाम परिवारों को मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शक्ति दें। बहुत सारे नौजवान चले गए जो अपने परिवार की रक्षा करते हैं, बहुत सारे बच्चियाँ चली गई जीवन में क्या सपना देख के आई होंगी, बहुत सारे कुछ लोग डॉक्टर भी एक आध चले गए, कुछ पुलिस के लोग भी कुछ। लेकिन एक बात हुआ, मैं आपको बताऊँ, ये जान लीजिए कि जिन्होंने पहला टीका लगा लिया वो बीमार तो पड़े, लेकिन 8-10 दिन के बाद वो ठीक हो गए। जिन्होंने दूसरा टीका लगा लिया वो भी बीमार पड़े, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़े पड़े, लेकिन 2-3 दिन में वो ठीक हो गए। तो टीका लगाने वाला मत भूलिएगा, टीका लगवा लीजिए। और अब तो सबके लिए हो गया है 1 तारीख से। टीका लगवाने से आप जान नहीं जाएगा, तकलीफ उठाएंगे 8-10 दिन। मैंने जितने भी मेरे जानने वाले थे जिन्होंने पहला टीका लगवाया था, वो 10-12 दिन तक उनको तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन सब लोग बाद में स्वस्थ हो गए। उनको कोरोना हुआ, लेकिन 10-12 दिन के बाद स्वस्थ हो गए। 2 टीका लगाने वाले सब 2 दिन 3 दिन में स्वस्थ हो गए। तो टीका जरूर लगवाइए। अब इसके मत सोचिए कि टीका लगवाने से कोई फिर भी बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन उनका जान नहीं जा रही है। मैंने भी दोनों टीका लगवाया है। सबको राय दे रहा हूँ कि जो लोग टीका लगाए हैं, जितना जल्दी हो उतना जल्दी टीका लगाइए, और टीका लगवा लेंगे तो आप सीधे आप स्वस्थ रहेंगे, और बीमारी आएगी चली जाएगी। अब ये कोरोना, मैं नहीं समझता ये कोरोना जाने वाला है। अब इस कोरोना के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को बनाना है, जीवन जीना है, इसको सोच लीजिए। और जीवन जीना है तो अच्छे ढंग से जीना है, और अच्छे ढंग से जीना है तो 2 बात है कि अपना हम उद्यम करेंगे, आगे बढ़ाने के लिए उद्यम करेंगे, लेकिन अंत में एक बात हुआ कि इस व्यवस्था के लिए जिन लोगों ने ऑक्सीजन के लिए लोगों को मरने दिया, जिन लोगों ने हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था नहीं की, जिन लोगों ने हमारे लिए भर्ती कहीं भटकते रहे और टेस्ट नहीं हो पाया, जिन लोगों को टेस्टिंग के लिए बड़ी लाइन लगानी पड़ी, और वहाँ जाने के बाद भी और बीमारियाँ बढ़ी, इन लोगों को वक्त आए तो माफ मत करिए। यही लोकतंत्र का तकाजा है कि भूलना नहीं है। अगर किसी ने गलती की, यही न्याय भी कहता है कि जिसने गलती की उसे दंड भुगतना चाहिए। तो जब भी समय आएगा, ऐसे व्यवस्था को बिगाड़ने वाले लोगों को जरूर दंड दीजिएगा साथियों। यही आप जरूर संकल्प लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।